रात के 12 बज चुके थे और गांव की सीमा पर आकर पक्की सड़क खत्म हो चुकी थी। विक्रम ने अपने कंधे पर टंगे भारी बैग को थोड़ा ऊपर किया और गहरी सांस ली। वो अपनी दादी की अचानक मौत की खबर सुनकर शहर से यहां आया था। गांव का नाम था काला पत्थर, जहां उसके बचपन की कुछ भूली बिसरी यादें दफन थी। गांव का रास्ता शुरू होते ही ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका किसी गहरे डर में सोया हुआ हो। उसने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि रास्ते पर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो कोई आम परछाई नहीं थी, बल्कि काले धुएं जैसी एक शक्ल थी जो देखते ही देखते इंसान का रूप लेने लगी। उसने लाल रंग की पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। विक्रम के पैर वहीं जम गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो साया बिना पैर हिलाए हवा में तैरता हुआ सीधा विक्रम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, सड़े हुए मांस की बदबू हवा में फैलने लगी। ठंड इतनी बढ़ गई कि विक्रम के मुंह से धुआं निकलने लगा। जब वो साया बिल्कुल उसके पास पहुंच गया तो विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पीछे मुड़ा और बिना पीछे देखे पागलों की तरह अपनी पुरानी हवेली की तरफ भागा। विक्रम बदहवास हालत में अपनी हवेली के बाहर पहुंचा। उसने लोहे के बड़े दरवाजे को जोर से धक्का दिया, अंदर घुसा और जल्दी से दरवाजे की भारी सांकल चढ़ा दी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर ही बैठ गया। दरवाजा बंद करने से कोई फायदा नहीं है विक्रम। वो लकड़ी और लोहे की दीवारों में कैद रहने वाली चीज नहीं है। अंधेरे कोने से आई एक भारी और कांपती हुई आवाज ने विक्रम के होश उड़ा दिए। उसने झटके से टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। कोने में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर गांव का बूढ़ा चौकीदार शंभू बैठा था। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ा हुआ था। विक्रम ने हाफते हुए पूछा, शंभू काका, आप इस वक्त यहाँ अंदर कैसे आए और बाहर रास्ते पर वो कौन सी चीज घूम रही है? शंभू ने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही डर है जिसने इस पूरे गांव की रातों की नींद हराम कर रखी है। तुम्हारी दादी की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि इसी शैतानी साये ने उनकी जान ली है। विक्रम ने उठते हुए कहा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं काका? मुझे शहर में बताया गया था कि दादी को हार्ट अटैक आया था। आप इस साये और भूत प्रेत की बात क्यों जोड़ रहे हैं? शंभू ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। शंभू की आवाज में दर्द था। शहर में रहने वालों को गांव के अंधेरे का सच नहीं पता होता बेटा। ये साया तुम्हारे ही खानदान की एक बहुत बड़े गुनाह का नतीजा है, जो हर अमावस को किसी न किसी की जान लेने आता है। अभी शंभू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी और गीले पैरों वाला इंसान लकड़ी की कड़ियों पर चल रहा हो। आवाज सीधे उनके सिर के ऊपर से आ रही थी और छत से पुरानी धूल नीचे गिर रही थी। ये क्या है काका? ऊपर कौन हो सकता है इस वक्त? ये वही साया है जो बाहर तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसने हवेली के अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि इस हवेली से उसका बहुत पुराना और खूनी हिसाब बाकी है। वो तुम्हें अकेला पाकर अपने साथ ले जाना चाहती है। विक्रम चिल्लाया, क्या बकवास है? मेरा उस साये से क्या लेना देना हो सकता है? मैं तो यहाँ सिर्फ दादी का काम निपटाने आया था। मुझे इस गांव के किसी पुराने किस्से में नहीं पड़ना है। चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा विक्रम। तुम्हारे परदादा के जमाने में इस घर में एक ऐसा घिनौना काम हुआ था जिसकी कीमत आज पूरा गांव चुका रहा है। शंभू ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, जब तक उस बदले की आग शांत नहीं होती, ये आत्मा हवेली के आखिरी वारिस को जिंदा नहीं छोड़ेगी। छत पर चलने की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से छत तोड़कर नीचे कूदने वाला है। काका, हमें यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। बाहर निकलकर गांव के बीच चलते हैं, जहां और लोग भी हों। भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। बाहर निकलने का मतलब है सीधे उसकी गोद में जाना। वो यही चाहती है कि तुम डर कर इस घर से बाहर निकलो। कमरे के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी। कमरे की बत्तियां भक भक करके बुझ गईं।
अब सिर्फ विक्रम के फोन की टॉर्च ही जल रही थी। काका, अब मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। मेरे परदादा ने ऐसा क्या किया था? अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे सब सच पता होना चाहिए। शंभू हवेली के बड़े पिलर से टिक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पुराना डर साफ दिखाई दे रहा था। आज से लगभग 80 साल पहले तुम्हारे परदादा इस इलाके के सबसे क्रूर और घमंडी जमींदार थे। उस जमाने में गांव की सीमा पर एक अकेली औरत अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी, लेकिन तुम्हारे परदादा को लगता था कि वो उनके खिलाफ गांव वालों को भड़का रही है। फिर क्या किया परदादा ने? एक रात तुम्हारे परदादा अपने आदमियों के साथ उसकी झोपड़ी में घुस गए। उस औरत की चीखों से पूरा गांव कांप उठा था। परदादा ने उस तड़पती हुई औरत को लोहे की गर्म जंजीरों से बांधकर हवेली के नीचे वाले कमरे की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मरते मरते उसने अपनी उंगलियों के खून से दीवार पर लिखा था कि जब तक इस खानदान की आखिरी सांस बंद नहीं होगी, वो हर पीढ़ी के वारिस का खून पीती रहेगी। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। विक्रम खामोश खड़ा रह गया। जिस हवेली पर उसे गर्व था, वो एक मासूम बच्चे और उसकी मां के खून पर खड़ी थी। और दादी? तुम्हारी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी उस नीचे वाले कमरे के बाहर पूजा पाठ करके उस साए को रोक कर रखा, शंभू ने कहा। लेकिन दादी के मरते ही वो बंधन टूट गया। अब वो औरत आजाद है और अपना पूरा बदला लेने आई है। शंभू की बात खत्म होते ही हवेली का भारी दरवाजा बिना किसी के छुए अपने आप जोरदार आवाज के साथ खुल गया। पूरे कमरे में सड़े हुए मांस और सड़ी हुई मिट्टी की भयानक बदबू भर गई। फोन की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब पूरे कमरे में एक अजीब सी लाल धुंध फैल गई थी, जो हवा में तैरते हुए उस साये से निकल रही थी। वो साया अब सीधे विक्रम के सामने खड़ा था। उसकी दोनों लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। शंभू ने चिल्लाकर अपना डंडा घुमाया, लेकिन वो डंडा उस साये के आर पार निकल गया, जैसे वहां सिर्फ धुआं हो। अगले ही पल उस साये ने सिर्फ हाथ का इशारा किया और शंभू हवा में उड़ता हुआ दूर दीवार से जा टकराया। शंभू का सिर दीवार से लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और वो भयानक साया बचे थे। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस साये के लंबे काले हाथों की उंगलियां, जिनके नाखून कटे हुए और खूनी थे, धीरे धीरे विक्रम की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। उस साये के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक बर्फीली सांस विक्रम के चेहरे से टकराई। विक्रम को लगा कि उसकी गर्दन पर लोहे का कोई बहुत भारी और ठंडा शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांस घुटने लगी। तभी विक्रम को याद आया कि उसकी दादी ने बचपन में उसे तांबे का एक छोटा सा ताबीज गले में पहनाया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेब में हाथ डाला और धागे से लटके उस ताबीज को बाहर खींचकर सीधे उस साए की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही ताबीज उस साए से टकराया, पूरे कमरे में एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंज उठी जिसने हवेली की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वो लाल रोशनी एक झटके में गायब हो गई और वो साया हवा में धुएं की तरह उड़ गया। घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो गई। हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम जमीन पर गिरकर तेजी से सांसें लेने लगा। खिड़की से सुबह की पहली हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने बेसुध पड़े शंभू को देखा और फिर उस खुले हुए दरवाजे को। विक्रम को समझ आ गया था कि वो आज की रात तो बच गया है, लेकिन जब तक हवेली के पीछे बने उस पुराने कुएं और नीचे वाले कमरे का हिसाब पूरा नहीं होता, ये साया हर अमावस की रात लौट कर आता रहेगा। द एंड।